नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है कृष्णा परिहार और मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका 11th क्लास की फिजिक्स वाली जर्नी। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई हुई है उसमें मैंने बताया है आपको फिजिक्स क्या है और लास्ट में ये बताया कि कुल मिलाकर के नेचर के लॉस की स्टडी ही फिजिक्स की स्टडी है। अब नेचर के लॉ स्टडी करोगे कैसे? नेचर के लॉ में पढ़ना क्या है? एक्चुअली नेचर के लॉज में हमें पढ़ना है कुछ ना कुछ मेजरमेंट, कुछ ना कुछ नाप तोल रहे होंगे, फिजिकल क्वांटिटीज कुछ हमने बनाई होंगी जिनको नापा तोला जा रहा होगा। ठीक, तो ये सब हमें इस वीडियो में आज की में पढ़ना है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो पहली चीज, यूनिट क्या होगी, डायमेंशंस क्या होंगी और मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, यही सब हम पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हमने दुनिया की सारी क्वांटिटीज को दो भागों में बांट दिया है। एक कहलाएंगी फिजिकल क्वांटिटी, एक कहलाएंगी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी कहलाएंगी उन्हें जरा समझिए। उससे पहले आप फिजिकल क्वांटिटी कौन सी नहीं है ये समझ जाइए। जैसे मेरे किसी ने यहां पर पेन चुभा दिया, तो मुझे दर्द हुआ, ये आप कैसे भी नाप नहीं सकते कितना दर्द हुआ, तो ये क्या हो गई? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। मजे में आनंद ले रहा हूं मैं, आप इस खुशी को नाप नहीं सकते, तो ये कैसी क्वांटिटी हुई? ये भी हुई नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे मैंने कहा ये मार्कर, तो ये मार्कर भी नॉन फिजिकल क्वांटिटी ही है। कब तक? जब तक मैं ये ना कह दूं इस मार्कर की लंबाई, इस मार्कर का एरिया, इस मार्कर का वजन। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आने लगी होगी। तो ऐसी चीजें जो नापी तोली जा रही हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटी, और जो नापी तोली नहीं जा सकती वो कहलाती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो आज का उद्देश्य हमारा यही पढ़ना है। तो पहली बात मैं लिख रहा हूं यहां पर फिजिकल क्वांटिटीज। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज के लिए आप डेफिनेशन बना सकते हैं, दोज टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज which can be measured by an instrument। अब नापी तोली नहीं जा सकती वो आप समझ गए हैं। नापी ताली कौन सी चीजें जा सकती हैं ये समझिए। जैसे मैं यहां से चल के कहीं और पहुंच गया तो मेरी ये डिस्टेंस मापी जा सकती है। ठीक, इसी के साथ कितनी तेज दौड़ रहा हूं, स्पीड मापी जा सकती है, कितना समय लगा, ये सारी की सारी चीजें मापी जा सकती हैं। अब यहां से वहां पहुंचने में मेरे को कितनी अंदर से तकलीफ हुई, मैं कितनी जोर से हाँफ रहा हूं, ये सब नहीं मापा जा सकता। तो इसीलिए आप पहले समझ जाइए कि फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में अंतर क्या है। तो किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही मापी जाएंगी ये सारी की सारी चीजें। आप यहां से वहां की डिस्टेंस के लिए कोई ना कोई फीता या कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे आप ये माप सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही मैं एग्जांपल के तौर पे यहां लिख दे रहा हूं मास, लेंथ, टाइम, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब क्या है याद नहीं रही है, तो ऐसे भी कह सकते हैं। तो दूसरी चीज है अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, तो उनके लिए मैं सीधे एग्जांपल लिखता हूं हैप्पीनेस, सोरो, ETC। ऐसी फीलिंग वाली चीज है जो हम नाप तोल नहीं सकते वो हो गई नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जिन्हें नाप तोल सकते हैं वो हो गई फिजिकल क्वांटिटी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं नोट्स की लिंक प्रोवाइड कर ही देता हूं डिस्क्रिप्शन में। पिछले चैप्टर में मैंने करी हुई है, इसकी इस चैप्टर में भी कर दूंगा, लेकिन आप फिर भी एक माहौल बना करके और कॉपी पेन लेके ही बैठे जब भी ये वीडियो देखने बैठे। ठीक, तो अगली बात मैं बताता हूं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट। तो अगली बात ये कि फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करना है। पहली बात तो शॉर्ट में इसको क्यू ही लिख देते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, और इसमें हम चर्चा करते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड और यूनिट की। तो फॉर्मूले के तौर पर फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जाता है n मल्टीप्लाई यू। अब ये चीज क्या है इसे समझो कि अगर मुझे किसी भी चीज के बारे में बताना, जैसे कि मैं कहूं कि ये मेरे पास है इंक की बोतल, अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें कितनी इंक है,
तो मैंने क्या किया, इसमें बूंद बूंद टपका टपका करके डाली है इंक। तो जब मैंने जो बूंद बूंद टपकाई है, अब एक बूंद का वजन जो है वो मैंने डिसाइड किया हुआ है एक गेहूं के दाने से। तो मैं ये कह सकता हूं अगर इसमें 100 बूंदें गिरी हैं तो 100 गेहूं के दाने हो गए। तो मेरे पास अगर कुछ नापने तोलने को नहीं था तो मैंने अपनी तरफ से ये डिसाइड कर लिया कि ये गेहूं का दाना मेरे पास एक यूनिट है। अब ऐसे 100 गेहूं के दाने होकर टोटल फिजिकल क्वांटिटी इसमें कितनी इंक है वो मैं लिख सकता हूं, एक गेहूं का दाना गुणा ऐसे 100 गेहूं के दाने। तो यूनिट क्या हो गई यहां पर, गेहूं का दाना। तो ऐसे कुछ भी हम यूनिट बना सकते हैं अपनी तरफ से। जैसे मैं कहूं कि मेरा खुद का वजन, तो मैं खुद का अपना वेट भी ऐसे ही लिख सकता हूं जैसे कि इस इंक की बोतल के हिसाब से। ऐसे मैंने क्या किया कि ऐसी देखी मेरा जो वजन है उसमें ऐसी इंक की बोतल 1000 आ गई मान लो। तो ये जो इंक की बोतल है वो हो गई एक यूनिट, और ऐसे जो 1000 है ना, 1000, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो इस प्रकार से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको और चीजें बताता हूं, आप लिखना चाहते हैं लेंथ के बारे में, तो जैसे मैंने कहा कि 1 किलोमीटर लेंथ, आज की तारीख में हम ये सभी लिखते हैं। जैसे 1 किलोमीटर लेंथ को हम कैसे लिखेंगे, हमें मालूम है कि ऐसे ऐसे 1000 मीटर आ गए और फंडामेंटल हमने क्या डिसाइड कर रखा है, मीटर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से एक मीटर के हिसाब से हम किलोमीटर, मिलीमीटर या फिर और छोटी इकाइयां और बड़ी इकाइयां ऐसे हम डिसाइड करते आते हैं। तो इसीलिए हमें यूनिट या फिजिकल क्वांटिटी लिखते समय हमें देखना होगा यूनिट क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक, तो ये किसी कंपटीशन में, ऐसे यहाँ स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम के कंपटीशन में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर आपने एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर करी है तो उसकी यूनिट और मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है, और ऑप्शन दिए हुए थे n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u, बी ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन आप लिख लीजिए n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, एंड डी ऑप्शन लिख लीजिए आप n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ u। तो इस प्रकार से आप इसमें क्या बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैंने आपसे कहा हुआ है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, n इंटू यू है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी q डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू n। देन अगर आपको मालूम है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको कांस्टेंट वैल्यू पता है तो n का u के साथ कैसा रिलेशन आ रहा है बच्चों, 1/1 वाला। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन का भी आइडिया लगने लगा होगा, और फिजिकल क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट करनी है ये भी आपको आइडिया लगने लगा होगा। अब मैं बताता हूं आपको कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। तो अगली चीज है बच्चों क्या, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक। फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप क्या है, पहली हम लिखेंगे रेशियोज, ऐसी क्वांटिटी जो रेशियो हो। ठीक, जैसे कि रेशियो एक होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने 10th में पढ़ा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और सी बाई वी लिखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे आगे कांस्टेंट रेशियो मैं बताता जाऊंगा, और वो एक अलग तरीके से लिखे जाते हैं रेशियो के रूप में फिजिकल क्वांटिटी को। दूसरी चीज होती है बच्चों इसमें स्केलर क्वांटिटीज, और तीसरी चीज तो आपको पता ही है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसा कि मैं यहां आपके सामने वेक्टर क्वांटिटीज लिख रहा हूं, अगर आप इसको डिटेल में सही से समझ जाते, ये चैप्टर भी पढ़ाऊंगा एक वेक्टर नाम से, यहां इसको आप सही से समझ जाएंगे तो ये सारी की सारी फिजिक्स में आप यूनिट मेजरमेंट या किसी भी कैलकुलेशन को करने में आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ी आसानी से ये कैलकुलेशंस होंगी। तो पहला ये रेशियो मैंने आपको समझा दिया, स्केलर क्वांटिटी समझाता हूं, वेक्टर क्वांटिटी समझाता हूं। पहले आप इतनी चीज, हमारा मेन फोकस है बच्चों स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज पर। मैं इनसे जल्दी जल्दी निपटता हूं क्योंकि मैंने ये 9th की वीडियो में भी आपको बता रखा है। पहली वीडियो मैंने सबसे पहली 9th में यही बताई थी यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर। तो इनसे निपट के हम जल्दी जल्दी इन चीजों पे आते हैं जो 11th में काम की हैं। ठीक, तो पहले स्केलर क्वांटिटी को थोड़ा सा जल्दी समझते हैं। स्केलर क्वांटिटीज क्या है, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर ऐसी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं।
जैसे मैं अपनी जगह से कह रहा हूं कि इधर की साइड बा है, इधर की साइड आगरा है, ऐसे मैंने आपसे कहा, तो मेरे यहाँ की जगह है ये, तो यहाँ से मैंने कहा इधर की तरफ आगरा है और यहाँ से वो 50 किलोमीटर दूर है। तो अगर मैं कहता हूँ कि 50 किलोमीटर चल लूँ तो मैं आगरा पहुँच जाता हूँ, लेकिन 50 किलोमीटर में इधर चलना शुरू कर दूँ तो मैं आगरा नहीं पहुँच सकता। तो इसका मतलब जो 50 किलोमीटर था वो मेरे पास किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड था, और वो किसका मैग्नीट्यूड था? डिस्टेंस का। वहीं अगर मेरे पास सटीक डायरेक्शन नहीं है तो मैं सटीक काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए 50 किलोमीटर और इधर की डायरेक्शन में चलना, तो ये हो गया 50 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, और इधर की तरफ चलना हो गया 50 किलोमीटर डिस्टेंस। या मतलब आगे सामने चल दूं, पीछे चल दूं, या किधर भी चलना, 50 किलोमीटर किधर भी चलना तो हो गया डिस्टेंस, और एक सटीक डायरेक्शन में चलना हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये अंतर हम आपको डिटेल में काइनेमेटिक्स चैप्टर में आगे पढ़ाएंगे। लेकिन अगर जहां डायरेक्शन का रोल है तो ऐसी क्वांटिटीज हो गई वेक्टर क्वांटिटीज, और जहां डायरेक्शन का रोल नहीं है वो क्वांटिटीज हो गई स्केलर क्वांटिटीज, जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो यहां पर क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड, और यहां पर क्या है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलो हम अगली बात है हमारी फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो लिखते हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो पहले हम समझते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं। इसको भी थोड़ा मैं जल्दी जल्दी निपटा रहा हूं, इसके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है 9th क्लास की। अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज को थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं आपके सामने। ऐसी क्वांटिटीज जिनके बलबूते पर ही हम सारी की सारी चीजें मेजर कर रहे हों, वो कहलाती हैं फंडामेंटल। तो उसके लिए डिटेल में आप 9th क्लास की वीडियो देख लें, इससे मैं ज्यादा बता नहीं रहा। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास जो होती हैं वो हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो किसी से मिलके न बनी हो और बची कुची सारी क्वांटिटीज इनसे मिलके बनी हो, तो ऐसी क्वांटिटीज कहलाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे कि मैं आपके सामने एक चीज लिख रहा हूं कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला आपने पहले 9th में पढ़ा हुआ है। तो इसमें मास क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो फिर एक्सेलरेशन का भी हमने जरूर फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनसे चीजें मिलके बनेगी, अगर नहीं है तो उनका कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। तो जैसे कि एक्सेलरेशन, आपको मालूम है एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो टाइम फंडामेंटल है लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है। तो इसका मतलब पक्का वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला होगा? बिल्कुल है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कुल मिलाकर के आप देखो कि यहां मास, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, कुल मिलाकर के यही आ गए ना तीनों चीजें। तो यहां वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकता हूं, एक टाइम और है तो वो हो गया एक्सेलरेशन, और इधर एक मास और है। तो यहां पर जो 7 फंडामेंटल थी ना, मास, टाइम और डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ। तो देखो कोई भी फॉर्मूला हो गया वो इन्हीं क्वांटिटीज से मिलके बन गया। ऐसी क्वांटिटी कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये हमारे पास 7 हैं। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के हिसाब से ही हमने टोटल क्वांटिटीज डिसाइड करी हुई हैं। अब इनको हम एक्चुअली आगे पढ़ने वाले हैं, इनमें डायमेंशनल फॉर्मूले, डायमेंशंस। तो ये क्या होता है इसको आप जरा समझें। पहली बात आप ये समझो कि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? नेचर की। जैसे अगर आप मैथमेटिक्स पे ध्यान दें तो आप पढ़ के आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 10th में। तो वहां पर आपने 2 चीजें पढ़ी, x और y, यानी कि ऐसे 2 वेरिएबल जिनके बारे में आपको पढ़ना था और उसको आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे छापते थे, एक को x एक्सिस की तरह लिख के, एक को y एक्सिस की तरह लिख के। तो उसको कहते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें x एक्सिस हो और y एक्सिस हो। ये कहलाती है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
अब आप 11th क्लास में 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और पढ़ेंगे, जिसमें एक और एक्सिस आ जाएगी जेड एक्सिस, 2 डायमेंशनल। अब जरा इसको और डिटेल में समझाता हूं। आपने कभी ये सुना हो कि नई 3D टेक्नोलॉजी आई है, 3D टीवी, 3D में मूवीज। इसका मतलब भी यही है कि अगर जैसे मैं इस बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो ये बोर्ड मेरा 2 डायमेंशनल है, मैं इस पर लेफ्ट टू राइट लिख सकता हूं, अप टू डाउन लिख सकता हूं, या ऊपर नहीं लिख सकता, या बोर्ड के अंदर नहीं लिख सकता। मतलब इसमें डेप्थ की सेंस अभी नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर भी कर लिख पा रहा होता, तो अंदर भी लिख पा रहा होता, तो मेरे पास एक ये रास्ता और हो जाता। अभी कितने रास्ते हैं? एक एक्स एक्सिस की तरफ और एक वाई एक्सिस की तरफ, और एक डेप्थ वाली डायरेक्शन में एक रास्ता और हो जाता। इसीलिए मेरे पास 3 रास्ते हो जाते, 3 डायमेंशंस हो जाती। ये रास्ते ही डायमेंशंस कहलाते हैं। स्टीफन हॉकिंस ने एक थ्योरी दी जिसमें वो 4th डायमेंशन टाइम ट्रेवल के बारे में बता रहे हैं। तो एक्चुअली डायमेंशन का आप मतलब समझिए, जिसमें हम ट्रेवल कर सकते हैं ऐसे रास्ते, वो कहलाते हैं डायमेंशन। हमारी रियल दुनिया 3 डायमेंशनल ही है, और वो 3D टेक्नोलॉजी यही कर रहा है कि अगर आप अभी टीवी पे मूवी देख रहे हैं, तो आपको सब कुछ इसी पर्दे पे दिखाई दे रहा है, आगे वाला आदमी भी और पीछे वाला आदमी। 3D में वो ये चाह रहे हैं कि आगे वाला आदमी आगे और पीछे वाला आदमी पीछे दिखाई दे। तो ये तो 3 डायमेंशंस हो रही हैं केवल पाथ की, जहां हम चल सकते हैं। कहां पर? नेचर में। इस प्रकार से फिजिक्स में हमने बनाई है ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज या 7 डायमेंशंस, क्योंकि हम कोई भी फॉर्मूला या कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो वो इन 7 चीजों के बलबूते पर ही करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं ये सारी बातें अपनी आप तक डिलीवर करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों की फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो क्या होती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज समझ लीजिए। दिल में मेरे, देखो डिराइव्ड क्वांटिटीज में हम बच्चों, जैसे कि मैं बात करूं एरिया, क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू लेंथ, या कैसा भी शेप। तो आप देखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ के लिए कुछ एक यूनिट है, इस भी लेंथ के लिए कुछ यूनिट है। तो ये डिराइव्ड क्यों कही मैंने कि ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन है। जहां 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज जुड़ रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, 2 से ज्यादा मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो, तो उनसे बनी हुई क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे कि क्या हो गया आपका? एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, फोर्स हो गया, जो भी आप फॉर्मूले के तौर पे पढ़ें, आप ऐसा समझ लो। मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, इनके लिए हम और कुछ भी पढ़ाएंगे आपको अभी। लेकिन जो क्वांटिटीज फॉर्मूले के तौर पे पढ़ी जाएं, वो कैसी क्वांटिटीज हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटीज। और जो डायरेक्टली जिनसे फॉर्मूले बने, वो कैसी हो गई? फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए भी सिस्टम है यूनिट बताने का। जैसे कि मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज के लिए बताया था कि किस प्रकार से एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई इट्स यूनिट। अब क्या है कि हर एक के लिए एक यूनिट डिसाइड नहीं करेंगे, तो हम नहीं बता पाएंगे कि फोर्स किस किस चीजों से नापा तोला जाएगा, एनर्जी किस चीज से नापी तोली जाएगी, इसीलिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज के पास क्या क्या यूनिट्स होती हैं, कैसे कैसे इनको डिसाइड किया गया होगा, इस बारे में। ठीक, तो हम पहली किसके बारे में बात करने वाले हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट। तो यूनिट के लिए कुछ सिस्टम थे। ऐसा नहीं है कि यूनिट डायरेक्टली कह दी है कि लेंथ के लिए यूनिट चली आ रही है मीटर। ऐसे पहले मीटर नहीं थी, और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट के बारे में पहले बात करते हैं। अभी ये किस क्वांटिटीज के बारे में सिस्टम ऑफ यूनिट बता रहा हूं मैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज का सिस्टम ऑफ यूनिट हो जाएगा। और डिराइव्ड क्वांटिटीज तो आपको पता ही चल गया है कि ये फंडामेंटल से ही मिलके बनेंगे। तो केवल समझने के लिए जरूरी कौन सी है? फंडामेंटल क्वांटिटीज की। ठीक, तो आप देखो इसके लिए सिस्टम पहले से चले आ रहे थे। जैसे कि एक सिस्टम था CGS सिस्टम, इसे गॉसियन सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में मापा जाता है। इसी प्रकार से आपको पता ही है MKS, यहां लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में मापा जाता है। इसी प्रकार से एक सिस्टम और था FPS सिस्टम, जहां लंबाई को फुट में, मास को पाउंड में, एंड टाइम को सेकंड में मापा जाता।
तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम चल रहे थे, लेकिन सब देश अलग अलग सिस्टम चला रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो भी नापने तोलने के सिस्टम है वो बिगड़ जाएंगे, यहाँ तक कि व्यापार भी बिगड़ जाएगा। अगर हम यहाँ से कोई सामान खरीद के लाते हैं किसी दूसरे देश में ले गए तो वो ट्रेड सिस्टम भी खराब हो जाएगा। इसीलिए सब ने डिसाइड करके एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिससे हम आपको पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा चुके हैं 9th वाली में। वो कौन सा सिस्टम है, एसआई सिस्टम। वहां मैंने धीरे धीरे बताया है, इसीलिए यहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में एक सिस्टम चला रहा है एसआई सिस्टम, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो एसआई सिस्टम ही एक अपने आप में नाम है। तो ये एसआई सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। फंडामेंटल्स जो भी क्वांटिटीज हैं उनमें एसआई सिस्टम का क्या रोल है और वो यूनिट कैसे डिसाइड करते हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो बच्चों, एसआई सिस्टम में हम आपको बताते हैं कि एक तरफ तो लिखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक तरफ लिखते हैं इनकी यूनिट, एक तरफ लिखते हैं सिंबल। चलो, पहली फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गई, लेंथ। तो लेंथ के लिए आपको मालूम है यूनिट एसआई सिस्टम ने डिसाइड करी हुई है मीटर। 1 मीटर कितनी लेंथ होती है, ये वाली यूनिट। इसके लिए आपको 9th क्लास की वीडियो देख लेनी चाहिए, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। ठीक, 1 मीटर की डेफिनेशन, 1 किलोग्राम की डेफिनेशन, ये आज की तारीख के हिसाब से डिसाइड कर दी गई हैं। लेकिन उस समय जो एसआई सिस्टम लागू हुआ था तो ये सब कहाँ डिसाइड किया गया था, पेरिस में डिसाइड किया गया था। तो उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ 9th में। ठीक है, तो लेंथ के लिए जो यूनिट हो गई वो हो गई मीटर, और इसके लिए सिंबल हम बनाते हैं छोटू m। इसी प्रकार से मास है अगली यूनिट, इसका जो यूनिट हो जाता है वो हो जाता है किलोग्राम, और इसके लिए सिंबल हम बना लेते हैं केजी। ठीक, तो अब तीसरी चीज हो जाती है बच्चों इसमें टाइम। टाइम की यूनिट हो जाती है सेकंड, और इसके लिए हम सिंबल बना लेते हैं एस। अब आपको समझ में आ गया होगा, शॉर्ट में ऐसे ही ऐसे लिख रहा है। इसी प्रकार से अगली यूनिट हो जाती है बच्चों इसमें टेम्परेचर, और इसके लिए हम यूनिट बनाते हैं केल्विन, और इसके लिए सिंबल 2 के भी इस्तेमाल कर लेते हैं और थीटा भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक, और भी यूनिट्स हैं जैसे कि इनके लिए सिंबल के तौर पर डिग्री सेल्सियस, बहुत सारी स्केल्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे जब फिजिक्स में हीट एंड टेम्परेचर वगैरह पढ़ेंगे तब। अब इसी प्रकार से यहाँ एक और चीज़ है जिसका नाम है करंट, और करंट के लिए हमने यूनिट बनाई हुई है एम्पियर, क्योंकि ये एम्पियर वोल्ट मीटर एमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है, सॉरी। तो इसीलिए इसकी यूनिट के लिए एक सिंबल इस्तेमाल किया जाता है ए। इसी प्रकार से एक और क्वांटिटी है जिसका नाम है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस ही। और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को हम मापते हैं बच्चों मोल में। 11th क्लास का ये पहला चैप्टर है, मोल कंसेप्ट। तो मोल में क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को मापा जाता है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं मोल। और इसी प्रकार से एक और क्वांटिटी है यहाँ पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको की यूनिट होती है कैंडेला, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं सीडी। ये तो मैंने आज तक 11th-12th क्लास की फिजिक्स में कभी यूज ही नहीं देखा इसका, ये आप 11th की केमिस्ट्री में इसका यूज देखेंगे। करंट के लिए आपको 12th में चैप्टर पढ़ाऊंगा फिजिक्स का। टेम्परेचर को हीट एंड टेम्परेचर 11th में चैप्टर आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। टाइम, लेंथ और इन सब की डेफिनेशंस हम 9th वाली वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो ये इनके सिंबल होते हैं। इस प्रकार से फोर्स का फॉर्मूला लिखना है आपको, जैसे तो फोर्स की यूनिट लिखनी है बराबर है में, तो इसमें हम क्या लिख देते हैं, मास के लिए हो गया किलोग्राम, एक्सेलरेशन आपको पता ही है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो किलोग्राम इंटू वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है खुद, तो हम इसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और इनटू टाइम, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो इस प्रकार से किलोग्राम और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो गई मीटर, और ऐसे टाइम की यूनिट क्या हो गई सेकंड, और का मल्टीप्लाई में 2 बार चल रहा है तो सेकंड का स्क्वायर। तो फोर्स की हम यूनिट लिख सकते हैं किलोग्राम, शॉर्ट में केजी, और मीटर को शॉर्ट में क्या लिखा जा रहा है एम, तो केजी मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से यूनिट तो आप लिख ही सकते हैं, ये 9th की बातें हैं। अब मैं अगली चीज आपको लिखना सिखाता हूं जिसे कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ये काम की चीज है। अब जो है 11th क्लास का काम का पोर्शन शुरू हो रहा है इसके बाद, तो इसीलिए आप पहले इसको नोट कर लीजिए। अब मैं 11th वाली बातों पे आता हूँ। तो बच्चों हम अगली चीज पे आते हैं जिसका नाम है डायमेंशंस। अब डायमेंशंस क्यों नई चीज पढ़ाई जा रही है, यूनिट जब हम सीख ही गए थे,
ठीक, तो क्यों ये ऐसा बताया जा रहा है, इसे समझो। जैसे मेरे सामने आपके पास लिखा हुआ है मीटर, तो आपको मालूम है कि मीटर के लिए हमने एक सिंबल बना लिया है m, और इसकी वजह से कोई भी हमने ड्राइव्ड क्वांटिटी बनाई, जैसे फोर्स बनाया, वेलोसिटी बनाई, एक्सेलरेशन बनाया, तो उसमें आपके लिए लेंथ के लिए एक टर्म आ गया क्या, मीटर। लेकिन जरूरी है कि लेंथ मीटर ही है? नहीं, किलोमीटर भी है, सेंटीमीटर ही है। तो फिर सिंबल्स भी बदल सकते हैं ना हर बार, क्योंकि सेंटीमीटर के लिए cm लगा लो छोटा सा, मीटर के लिए m लगा लिया है, किलोमीटर के लिए km लगा लो, लगाते भी हैं। तो इसीलिए हमने बनाया हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि यहां पर लेंथ के लिए एक फिक्स वैल्यू, एक चीज डिसाइड कर देंगे, मास के लिए एक फिक्स डिसाइड कर देंगे, टाइम के लिए फिक्स डिसाइड कर देंगे, और उस फॉर्मूले की मदद से हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी डायमेंशन कितनी इस्तेमाल होती हैं। तो देखो फॉर्मूले के डेफिनेशन के तौर पे हम देखते हैं डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन एक्चुअली किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर होती है। मैं जो आपको बता रहा हूं उसे आप ऐसे समझे जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, MLT-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन आपसे सीधे कोई कह देना कि फोर्स की डायमेंशन बताओ, आप यही कहेंगे MLT-2, लेकिन ये गलत कह रहे हैं आप। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर आप ऐसे कहते कि फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूले में मास की डायमेंशन 1 है, लेंथ की डायमेंशन 1 है, और टाइम की डायमेंशन -2 है, क्योंकि डायमेंशन एक्चुअली क्या है, पावर को एक्सप्लेन करने का तरीका है। हम ऐसे कहते हैं MLT-2, तो ये डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन क्या है? पावर है इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। कुछ एक आध एग्जांपल से और समझाता हूं, लेकिन पहले डेफिनेशन लिख लो। तो क्या लिखोगे? डायमेंशंस आर द पावर्स of fundamental quantities such as क्या क्या, mass, length, time, और ये जो साथ लिखी हैं वो उन सब फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर है डायमेंशन, इन ऑर्डर टू विच वी कैन एक्सप्लेन एनी डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब जिसकी मदद से हम कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर पाए, ऐसा तरीका है डायमेंशंस। डायमेंशन एक्चुअली क्या है? किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो है वो बनी है किससे मिलकर के? लेंथ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया लेंथ और टाइम से। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -1। तो ये जो लेंथ की पावर 1 है, तो ये हो गई लेंथ की डायमेंशन, और टाइम की पावर -1 है, ये हो गई आपकी टाइम की डायमेंशन। तो इस प्रकार से कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला आप लिखते समय आपसे कहा जाए कि इसमें डायमेंशन बताइए, तो आप वेलोसिटी की डायमेंशन क्या बताएंगे? वेलोसिटी में लेंथ की डायमेंशन 1 है और टाइम की डायमेंशन -1 है। मुझे उम्मीद है कि आप डायमेंशन लिखना सीख पाए होंगे। लेकिन डायमेंशन ऐसे नहीं लिखी जाती, इनके लिए कोई सिंबल बनाए जाते हैं, और वो कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है हर एक फॉर्मूला, वो जरा समझने की कोशिश करें। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सिंबल कैसे काम करते हैं। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, क्या करूं हाय मुझे बुढ़ा मिल गया। अब देखो, कोशिश करते हैं कि इनके लिए डायमेंशन के सिंबल्स क्या बनाए जाते हैं वो आपको समझाता हूं। देखो, लेंथ के लिए एक सिंबल बना लिया है L, मास के लिए एक सिंबल बना लिया है M, टाइम के लिए एक सिंबल बना लिया है T, टेम्परेचर के लिए बना लिया है थीटा, कई कई जगह मिल जाता है, और कई कई जगह ये केल्विन वाला मिल जाता है। ठीक, तो आप कौन सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। करंट के लिए ये A बना लिया है, और उसी प्रकार से जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस था आपका, ये मिट गया है थोड़ा सा, ठीक, तो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के लिए बना लिया है मोल, और उसको शॉर्ट में ऐसे MOL लिख लेते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला है, तो इसको शॉर्ट में CD लिख लेते हैं। आप C लिख लो, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला
हमारे 11 12th में नहीं आएगा जिसमें ये चीजें आए। ये मोल वाला आ भी जाएगा, ये केमिस्ट्री में ज्यादा आता है, ये भी थोड़ा बहुत आ जाएगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा आते हैं LMTA, सारे के सारे फॉर्मूलों में ये चीजें ज्यादा आती हैं। और इनको एक्सप्रेस करके बाद में ऐसे लार्ज ब्रैकेट में ऐसे डिब्बे में कर देते हैं बंद। अब मैं डायमेंशन आपको लिख लिख के दिखाता हूं। जैसे मेरे पास पहली चीज है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए क्या चीज यूज होती है, लेंथ, और इसको डिब्बे में बंद कर देते हैं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया लेंथ। अगली चीज में जैसे लिखूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपको पता है क्या फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि L अपॉन टाइम t। तो डिस्प्लेसमेंट या अगर डिस्टेंस यहाँ पे स्पीड होती तो आप लिखते डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाता L अपॉन t। तो इसको ऐसे ना लिख के लिखा जाता है L की पावर 1 और t की पावर -1। अब देखो जनरली कोई भी फॉर्मूले में ये तीन चीजें इस्तेमाल होती हैं, कौन सी, मास, लेंथ और टाइम। तो अब यहाँ पर इस वाले वेलोसिटी के फॉर्मूले में तो मास कहीं आया नहीं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं मास की पावर 0 और लेंथ की पावर 1 और t की पावर -1 और लास्ट में इसे डिब्बे में बंद कर दीजिए। यहाँ पर सीधा L t की पावर -1 को डिब्बे में बंद कर दीजिए। ये हो गया आपका वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला और डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ये, ठीक। अब ऐसे ही आ गया एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिखता हूं थोड़ा। एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, वेलोसिटी अपॉन टाइम है, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, LT-1। तो इसी तरीके से LT-1 डिवाइडेड बाई t, तो यहां से t की पावर -2 हो जाएंगी और डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा LT की पावर -2। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं m की पावर 0, L की पावर 1 और t की पावर -2। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन में मास की डायमेंशन 0, लेंथ की डायमेंशन 1 और टाइम की डायमेंशन -2 है। मुझे लग रहा है कि आप ये सीख रहे होंगे। इसी प्रकार से अगर आप फोर्स की डायमेंशंस लिखना चाहें तो फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होता है फोर्स का। एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपको पता ही चल गई है क्या क्या है, लेंथ की 1 है, टाइम की -2 है, और एक और टर्म मल्टीप्लाई हो गया है मास, और मास के लिए सिंबल मुझे पता है m। तो मैं इसे लिखूंगा मास इंटू LT-2, और m के लिए सिंबल m ही है, और इसको डिब्बे में बंद कर दूंगा। और सीधे सीधे आपको पता चल गया कि m, l और t तीनों टर्म में फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख गया। अब जैसे आप वर्क का लिखना चाहें, वर्क क्या होता है बच्चों, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब cos थीटा वाला एंगल आता है, ये क्या एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता यूनिट पे या डायमेंशन पर, सॉरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्यों नहीं पड़ता वो सब मैं अभी बताता हूं। पहले आप फॉर्मूले के हिसाब से, आपके पास दो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। आपको मालूम है कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है MLT-2, और इसमें एक क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ। तो MLT-2 में एक लेंथ और मल्टीप्लाई कर दी जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूले में लेंथ की पावर 2 हो गई और बन जाएगा ML2T-2। मुझे उम्मीद है कि आप सारे के सारे ऐसे फॉर्मूले या डायमेंशनल फॉर्मूले लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक फॉर्मूला है मोमेंटम, तो मोमेंटम को आपको मालूम है क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो आप देखो वेलोसिटी के लिए क्या डायमेंशन है, LT-1, और क्या मल्टीप्लाई और है, m। तो इसे लिख सकते हैं हम LT-1 तो वेलोसिटी, और उसमें मास का मल्टीप्लाई, और डिब्बे में कर देंगे बंद। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया मोमेंटम का। उम्मीद है आप ये लिखना सीख पा रहे होंगे। जैसे और लेते हैं, पावर हमने ले ली। अब पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। 9th के फॉर्मूले अभी तो मैंने लिखे हैं थोड़े बहुत, देखो ये सब 9th के फॉर्मूले, अभी तो कुछ भी ऐसा फॉर्मूला नहीं लिया, लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला बस आपको पता हो तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला आराम से लिख सकते हैं। और ये गारंटी की बात है कि यहाँ से बड़े से बड़े कंपटीशन में, नीट जैसे एग्जाम में, जेई जैसे एग्जाम, जेई मेंस में तो खैर कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन आगे इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी वगैरह पर, लेकिन नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है डायमेंशनल फॉर्मूले का। तो आपको ये फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। तो देखो जैसे कि पावर क्या हो गया, वर्क डन अपॉन टाइम। आपको मालूम है वर्क की डायमेंशन क्या है बच्चों, ML की पावर 2 T की पावर -2। तो ML की पावर 2 T की पावर -2 और डिवाइडेड बाई T, तो यहाँ T की पावर हो जाएगी -3। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ML की पावर 2 और T की पावर -3। तो उम्मीद है कि ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूले आप लिखना
सीख पाए होंगे। कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूले लिखाता हूं, पहले आप इनको नोट कर लो और जितने भी फॉर्मूले आपको किताबों में मिले उनके डायमेंशनल फॉर्मूले खुद बना बना करके देखो, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ कि मैं ये चीज सीख गया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अगली चीज पे आ जाते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है mgh। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो सब बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर आप देखो m के लिए सिंबल आपको पता है m है, g क्या है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने अभी लिखी थी l और t की पावर -2, और h क्या है, h एक लंबाई है, तो मल्टीप्लाई में l की पावर 1 चलेगी और डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m l की पावर 2 t की पावर -2 और डिब्बे में बंद। कि कब तक आपको प्रोसेस आगे चलाते रहना है, जब तक आप फंडामेंटल यूनिट्स पर नहीं पहुंच जाते, और जब फंडामेंटल पे पहुंच जाओ डिब्बे में बंद करो, फॉर्मूला बनके तैयार। तो इस प्रकार से हम ऐसे बोलेंगे कैसे कि पोटेंशियल एनर्जी में मास की डायमेंशन 1, लेंथ की डायमेंशन 2 और टाइम की डायमेंशन -2 है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फॉर्मूला mvr। m यहां पे मास, v वेलोसिटी, r एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। तो r कुल मिला के डिस्टेंस है, v वेलोसिटी है, मास m है। अभी फॉर्मूला 11th में आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, अभी मैं बता ही दे रहा हूं। तो मास के लिए आप डायमेंशन m लिखोगे, वेलोसिटी क्या है, लेंथ और टाइम की पावर -1 है, अभी ही पढ़ा है, और ये भी डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो ये भी लेंथ ही है, और ये हो जाएगा m l की पावर 2 और t की पावर -1। और फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r क्रॉस f। आपको मालूम है r क्या डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट हो गई, इसके लिए l लगाएंगे, और f का आपको पता ही है mlt-2। तो इस प्रकार से यहाँ m l की पावर हो गई 2 और t की पावर हो गई -2। ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, टॉर्क का। ऐसे ही कैसे करके हम काफी सारे बना सकते हैं। चलो कुछ 10th वालों पे आ जाते हैं, 12th वालों पे आ जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा ओम्स लॉ, V = IR। इसमें वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेजिस्टेंस। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाइए, तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आपको मालूम है वर्क का डायमेंशन क्या है, mlt-2, यह भी पता है। और चार्ज क्या होता है, तो चार्ज के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q/T = I, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, 10th की बता रहा हूं अभी। तो यहां से हम चार्ज को लिख सकते हैं I × T। और करंट का डायमेंशनल सिंबल अभी मैंने आपको बताया है जस्ट कि क्या है, A एम्पियर, और टाइम के लिए तो T है। तो इस प्रकार से हम Q को लिख सकते हैं AT, और ऊपर ले जाके लिख सकते हैं M A की पावर -1, L की पावर 1 और T की पावर -3, और डिब्बे में बंद। ये किसके लिए हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, फॉर पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। अब इसी प्रकार से आप रेजिस्टेंस की डायमेंशन बताना चाहें V = IR के हिसाब से, तो आप ये भी बता सकते हैं। कैसे, फॉर्मूले के हिसाब से आपको मालूम पड़ गया कि पोटेंशियल की डायमेंशन है m A की पावर -1, L की पावर 1 और T की पावर -3। करंट की डायमेंशन A है, R की पता लगानी है, तो R को आप लिख सकते हैं पोटेंशियल बट्टे करंट, V/I। तो इस प्रकार से ये है आपका m A की पावर -1, L की पावर 1, T की पावर -3 डिवाइडेड बाई A। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m A की पावर -2, यहाँ पर डिवाइड में है तो ऊपर जाके -2, और L आगे लगा लो, और T की पावर -3, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस प्रकार से ये स्टाइल में थोड़ा सा एक्सप्रेस हो जाता है। और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसे तरीके के 11th 12th के टोटल डायमेंशनल फॉर्मूले चैप्टर बाई चैप्टर आप सीखते रहेंगे, और 12th के बोर्ड में भी एक आध नंबर के जो शुरू के क्वेश्चंस आते हैं वो डायमेंशनल फॉर्मूलों पर बेस्ड आते हैं। तो इसीलिए ये काम की चीजें हैं। और इससे देखो असली उद्देश्य इसका ये है कि हमें इससे ये पता चल जाता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को नापने या तोलने के लिए मुझे किन किन इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मुझे क्या पता लगाना है, पोटेंशियल एनर्जी पता लगानी है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए मेरे पास क्या हो, मास तोलने वाला एक इंस्ट्रूमेंट हो, लेंथ वाला एक इंस्ट्रूमेंट हो, टाइम वाला इंस्ट्रूमेंट हो। मतलब एक मेरे पास अगर तराजू हो जिससे मैं वजन तोल लूं, एक मेरे पास एक फीता हो जिससे मैं लंबाई माप लूं।
और एक मेरे पास घड़ी हो जिससे मैं टाइम माप लूं, तो मैं इन तीनों की मदद से पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकता हूं, तीन इंस्ट्रूमेंट की मदद से। तो डायमेंशनल फॉर्मूले को आप ये भी कह सकते हैं, ये हमें एक ये आइडिया देता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए किन किन इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि डायमेंशनल फॉर्मूले आपको मैं सही से डिलीवर कर पाया हूँ। चलो मैं अगली बात बताता हूँ। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि डायमेंशनल फॉर्मूले आप सीख गए हैं। अब डायमेंशनल फॉर्मूले के बाद आपको अगली चीज बताता हूँ जिसमें आती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो पहली मैंने आपको बता दी फंडामेंटल यूनिट्स, फिर आपको बता दी डिराइव्ड यूनिट्स, कुछ यूनिट और होती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब ये सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती हैं, इन्हें जरा समझ लीजिए। सप्लीमेंट्री यूनिट्स एक्चुअली ऐसी यूनिट्स हैं जिनके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं एंगल की, इसे थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये आपको बता रहा होता है कि किसी ने कितना सर्कुलर डिस्टेंस रोटेट किया। जैसे कि मैं यहां से चल के किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट यहां से चल के इतना इधर घूम जाता हूं, तो ये जो घूमने का सेंस ऑफ रोटेशन है ना, ऐसे, तो यही रोटेशन क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। और इसमें हम एक्चुअली ये कितनी लेंथ हम चले हुए हैं और फिक्स्ड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस थी, इनका रेशियो को ये थीटा कहते हैं। तो थीटा इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ L by R। आपने 10th में भी फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है, कोई इसमें टफ बात नहीं बताई मैंने, लेकिन इसकी यूनिट्स हैं। यूनिट इसकी क्या है बच्चों, रेडियन है, मगर इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं होते, क्योंकि यहाँ लेंथ से लेंथ कट रही है, L by R, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट तो जाती है, इसकी यूनिट तो है रेडियन, लेकिन इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो आपको ये तो पता ही है कौन सा, इसे कहते हैं लीनियर एंगल। देखो लीनियर एंगल क्यों नाम लिया गया है, अभी तक तो आप इसे एंगल के नाम से ही पढ़ते आए हैं। या लीनियर नाम इसीलिए लिया गया है क्योंकि एक और चीज होती है जिसे कहते हैं सॉलिड एंगल। देखो लीनियर एंगल में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लो कि इधर की ये लंबाई L1 है और यहाँ से ये डिस्टेंस R1 है, और ये लंबाई अगर L2 है और यहाँ से डिस्टेंस R2 है, एंड सो ऑन, यहाँ लंबाई L3 है और डिस्टेंस इधर से R3 है, तो थीटा क्या है, L1 by R1 बराबर L2 by R2 बराबर L3 by R3 का रेशियो है। तो ये तो है आपका बच्चों क्या, लीनियर एंगल। लेकिन यहाँ पर लीनियर के अलावा एक और एंगल होता है जिसे कहते हैं सॉलिड एंगल। एक्चुअली मेरा लीनियर एंगल बताने का उद्देश्य, यहाँ पर लिखने का उद्देश्य यही था क्योंकि सॉलिड एंगल एक अलग चीज आपको यहाँ 11th में काफी काम में आती है। 11th 12th की फिजिक्स में ही, मैथमेटिक्स में भी काफी काम में आती है, इसीलिए आप इस कंसेप्ट को जरा समझ के चलें। कौन सा, सॉलिड एंगल वाला। चलो मैं उसको लिखता हूँ। तो सॉलिड एंगल समझते हैं। एक्चुअली सॉलिड एंगल किसी भी 3 डायमेंशनल शेप में बनने वाला एंगल है। जैसे कि ये लीनियर एंगल आपको मैं ऐसे कंपेयर कराता हूँ, ये पूरा एक सर्कुलर भाग है ना, तो ये सर्कुलर भाग ऐसे समझ लो कि ये पिज्जा या रोटी का टुकड़ा है। पिज्जा का अगर ये स्लाइस है और इसमें से ये मैंने भाग निकाला था और इस भाग का ये हिस्सा, ये कहलाया आपका लीनियर एंगल, और इसका रेशियो जो L by R वाला रेशियो है ना, वो हो गया थीटा। वहीं आप अगर मैं ऐसे कहूं कि ये आपके पास एक तरबूज है, अब इस तरबूज में से आपने ये हिस्सा बाहर निकाला काट के, तरबूज का ये हिस्सा, तो देखो पिज्जा में से ये स्लाइस जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा, वो केवल 2 डायमेंशनल होगा। आप समझो बात को, इधर से आप देखें इधर से आप देखें तो उसमें डेप्थ वाली कोई सर्कुलर भाग नहीं है, उधर डेप्थ वाला कोई सर्कुलर भाग नहीं, ये 2 डायमेंशनल शेप है। और ये है 3 डायमेंशनल शेप, इसमें गहराई है। एक्चुअली आप इस बॉल को यहां पर ऐसे छाप नहीं सकते, इस वाटरमेलन को इस बोर्ड पर नहीं रख सकते, लेकिन पिज्जा या रोटी को ऐसे आप रख सकते हैं। तो ये वाला टुकड़ा सर्कल और ये स्फीयर, समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो ऐसे मैंने तरबूज में से ये ऐसे करके तरबूज का स्लाइस बाहर निकाल दिया, या फिर मैं ऐसे कहूँ ये कोन मैंने ऐसे बाहर निकाल दिया, ये कोन, ये गोल। तो ये गोल हिस्सा, ये पूरा जो एंगल है ना, ये पूरा गोल हिस्से का ये गोल एंगल, ये पूरा ऐसे जो मैंने बाहर निकाला हुआ है ये शेप, तो ये वाला एंगल कहलाता है सॉलिड एंगल। पूरी दुनिया एक्चुअली 3 डायमेंशनल है, तो वहां पर लीनियर एंगल से ज्यादा काम का है सॉलिड एंगल। अगर मैं बात करूं ये वाला शेप जो मैंने आपको पिज्जा या रोटी बताई है, ये भी 2 डायमेंशनल नहीं हो सकती, क्योंकि देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये रोटी क्या है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कम है,
तो फिर सारे के सारे फिगर 3 डायमेंशनल ही होते हैं। तो इसीलिए ये जो किसी भी स्पेयर में से या किसी सॉलिड बॉडी में से जो कंप्लीट भाग निकलता है उसका ये एंगल, ये कहलाता है सॉलिड एंगल, और इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ये ओम वाले चिन्ह से इसे डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है बच्चों स्टेरेडियन। ये इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। और जैसे ये लेंथ और रेडियस का रेशियो है, वैसे ही ये जो सॉलिड एंगल है वो ये सर्कुलर एरिया और ये रेडियस के स्क्वायर का रेशियो होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ऐसे ही ये कंसेप्ट हो गया लीनियर एंगल लेंथ और रेडियस का रेशियो, और ये एरिया और रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो गया। आपको मैं बता दूं कि लीनियर एंगल मैक्सिमम ये कंप्लीट सर्किल में 2 पाई हो सकता है, तो तभी तो ये L बाई आर का मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, L इज इक्वल टू 2 पाई आर का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है 2 पाई आर, और ये सॉलिड एंगल मैक्सिमम हो जाता है 4 पाई। तो 4 पाई है मैक्सिमम सॉलिड एंगल। तो मैक्सिमम सॉलिड एंगल अगर 4 पाई है तो मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है, तो 4 पाई इज इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर। तो एरिया आपका हो सकता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये किसका एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो एक्चुअली ये सॉलिड एंगल वाले कंसेप्ट से ही बनाए गए हैं। आपको मैं एक बात गहराई की बता दूं कि आपने जो भी फॉर्मूले अभी जैसे पढ़े हुए हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला पढ़ लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या कभी सोचा है कि ये फॉर्मूला कैसे बन के तैयार हुआ होगा? इसमें ये कंसेप्ट लगते हैं, ये कैलकुलस लगती है आगे की, उनसे ये फॉर्मूले बन के तैयार होते हैं। तो आप ये समझ लो, इतना अभी इतने से काम हो जाएगा। सॉलिड एंगल को मैं इतना ही बता रहा हूं, और इसी के साथ यूनिट एंड मेजरमेंट का पहला वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूं। आप पढ़ाई करते रहें और कंटिन्यूअसली वीडियो को एंड तक देखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।